रिवीजन कर रहे हैं। कल हम लोग एमई का रिवीजन किए थे, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें जो पहले एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज कहाँ करते हैं हम लोग सभी जानते हैं। तो प्यूरिफिकेशन में, प्यूरिफिकेशन। दूसरा हम इसका यूज पेंटिंग में करते हैं। तीसरा हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये तीन इसके यूज होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड, कैथोड दोनों सेम सेल में होते हैं। बोथ आर इन सेम सेल, बोथ आर इन सेम सेल, सेम सेल में होते हैं, अलग अलग सेल में नहीं होते हैं। ठीक है, अलग अलग सेल में नहीं होते हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होती है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मीन्स होता है, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब होता है, लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेकिंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो है ब्रेकिंग किया जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को इसको तोड़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को हम ब्रेक करते हैं। अब जब ये ब्रेक होता है तो प्रोडक्ट बनता है। अब इस प्रोडक्ट में कैटायन और एनायन बनेंगे, और कैटायन और एनायन कहाँ जाएंगे ये डिपेंड करता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पे। और ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज जो होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बना वो कितनी अमाउंट में बना, कैसे बना, इसको अगर हमें इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है तो इसके लिए हमारे पास दो लॉ है। एक तो फैराडे फर्स्ट लॉ है और फैराडे सेकेंड लॉ। ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ। सभी लोग फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के बारे में जानते होंगे, हैं? सभी लोग फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के बारे में जानते हैं। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ सबको पता है? बता दिया, किसी को नहीं पता है? तो कौन सा ये मतलब कि वो फिजिक्स में भी फैराडे लॉ ना, तो वेरी गुड, फिजिक्स फैराडे लॉ तो तुम्हारा वो दूसरा ना हो गया। उसमें जो है कि उसने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट क्रिएट किया था ना। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इसने बताया था कि जितना चीनी जो है कि चाय में डालोगे उतनी चाय मीठी होगी, यही बताया था फैराडे लॉ फर्स्ट लॉ, यही है ना? हाँ सर, यही है ना कि जितना चीनी डालेंगे उतना चाय मीठा होगा। बोलो एनीवन? तो वही ना सर, मूविंग मैग्नेट उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी भूल गए। जितना चीनी डालोगे उतना चाय मीठा होगा, जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ही जो है डिपोजिशन होगा। Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है। ठीक है, एक ये हो गया। और W इक्वल टू जेड आई टी भी होता है। W इक्वल टू जेड आई टी होता है। बोलो यार, हेलो। हाँ सर, ये फर्स्ट लॉ है कि जितना हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना मास डिपॉजिट होगा। हो गया ना, जितना हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना मास
डिपॉजिट होगा, यानी जितनी चीनी डालेंगे उतना चाय मीठा होगा। यानी चीनी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, और W क्या है, मीठा, उतना ज़्यादा बनेगा। ठीक है। और दूसरे वाले में क्या बताया गया था, कंपेयर किया गया था, और उसमें क्या बताया गया था कि अगर दो इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ दें आपस में तो क्या होगा, उनकी जो इक्विवेलेंट वेट होगा बराबर होगा, W1/E1 = W2/E2। अगर एक और जोड़ दें तो भी ये कंडीशन होगा। ठीक है। ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट सबके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर सीरीज में एक से अधिक सेल जुड़ी है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर उनका ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या आता है, बराबर आता है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो आई होप इतना देखने के बाद इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक रहा होगा वो रिवाइज हो गया होगा, वो दिमाग में आ गया होगा। बोलो बोलो भाई। वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक को हम रिवाइज करते हैं। इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, पिक लेना चाहो तो पिक ले लो अगर दिख रहा हो तो, अदरवाइज हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हम लोग अब क्या करेंगे, हमने तो ये देख लिया। अब इसके बाद एक चीज आता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक है ना। रेजिस्टेंस का दूसरा भाई कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का यूज हम करते हैं किसके लिए, मेटालिक कंडक्टर के लिए, और कंडक्टेंस हम किसके लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, यानी सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं कंडक्टेंस। वेरी गुड। अब इसमें इस कंडक्टेंस में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, इस कंडक्टेंस में हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो हमारा होता है स्पेसिफिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हम यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। मोलर कंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। और मोलर कंडक्टेंस जो है दो चीजों के लिए बना है, एक तो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इसको थोड़ा सा ऐसे देख दें ताकि हट जाए पूरा, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे। मोलर कंडक्टेंस, अब ये जो है वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट डिसोसिएशन होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो होता है इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे सपोज कि ए और बी कोई साल्ट इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीटली A+B में टूट जाएगा, वापस ए भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट CB है तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, C और D के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में जो है कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। अब अगर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा तो हम यहाँ पे जो है इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस को पता लगाने के लिए हम खरलॉस लॉ यूज करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी बाई खरलॉस लॉ, है ना, यही है ना, खरलॉस लॉ है ना।
खलरोसना, SCH, यहाँ पे C छूट गया है, SCH, खलरोसना हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि खलरोसना की मदद से हम मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो भाई पूरा पूरा जो है कि डिसोसिएशन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी जो निकालना होता है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, इससे पता लगाते हैं। तो आई होप कितनी हेडिंग देखने के बाद कुछ चीज़ें याद आ गई होंगी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, ध्यान आया होगा G के बारे में, ध्यान आया होगा G स्टार के बारे में, ध्यान आया होगा कप्पा के बारे में, है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान आया होगा। और इनका रिलेशन रेजिस्टेंस से क्या है ये भी ध्यान में आया होगा। इनका रेजिस्टेंस रो से क्या रिलेशन है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी से क्या रिलेशन है, ये इस हेडिंग को देखने के बाद ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। और मोलर कंडक्टेंस के बारे में तो पता ही है, मोलर कंडक्टेंस जिसको स्टैंडर्ड स्टेट में है तो लैम्डा नॉट के रूप में दिखाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम फॉर्मूलास ला यूज करते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का ला यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे याद आ गई होंगी। चलो अभी और नेक्स्ट इसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें याद रखना है, इसको चलो इसके बाद हमें एक हमारा है इलेक्ट्रोकेमिकल से, इलेक्ट्रोकेमिकल। अब तुम लोग केवल दिमाग में उन चीज़ों को दौड़ाओ जो पीछे पढ़ चुके हो और उससे रिलेटेड ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इसमें हमें जो है कि हमें स्टैंडर्ड इस सेल की ज़रूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड इस सेल, स्टैंडर्ड इस सेल की मदद से हम लोग क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं, डेल्टा G = -FFE, ओके, ये पता कर सकते हैं अगर हमें पता है तो। डेल्टा G स्टैंडर्ड, इसके अलावा इसकी मदद से हम लोग K की वैल्यू निकाल सकते हैं, -2.303 RT log K। अगर हमें ये सेल पता है तो हम इतना काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी सेल का ई सेल पता है तो यहाँ पे हम नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे। पता करना है, अगर ई सेल पता करना है तो नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे। इसकी मदद से हम जो है कि NERST नस्ट इक्वेशन क्या है ये सबको पता है। अगर नहीं पता है तो यहाँ से दे सकते हो, ई सेल = ई सेल स्टैंडर्ड माइनस 0.059 अपॉन n log ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। Am I right? Is it equation right? इस इक्वेशन की मदद से हम किसी सेल का पोटेंशियल यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मदद से इतनी चीज़ें हमें ध्यान में आ गई होंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इस
जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन अकर इन टू हाफ सेल। कौन कौन सी टू हाफ सेल है? रिडक्शन हाफ सेल एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल मतलब यहाँ पे जो ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है टू सेपरेट सेल में होता है, टू सेपरेट सेल में होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से कितनी चीज़ें हमारे दिमाग में आ गई। तुरंत जो है कि ऐसा माइंड बनाना है कि टॉपिक सामने आए तो पूरी थ्योरी रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर हमने पढ़ाई की अच्छे से तो ये कंडीशन हमारी होनी चाहिए कि अगर कोई थ्योरी अगर ऐसे बताए तो उसकी हेडिंग दे दे तो हमें पूरी थ्योरी दिमाग में रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आ जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इसको इरेज करते हैं। हमारे यहाँ बताने का मकसद यही था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक स्टैंडर्ड ई सेल होता है जिसमें हम लोग जो है कि इसकी मदद से हम जी और डेल्टा जी की वैल्यू पता कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ई स्टैंडर्ड सेल होता है वो ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ठीक है, और अगर हमें किसी सेल का पोटेंशियल पता करना हो, स्टैंडर्ड हमें पता हो तो हम इस फार्मूले की वजह से पता कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको देखने से कुछ चीज़ें ध्यान में आ गई होंगी। ये क्या हुआ? सुशांत शांत हो गया? सुशांत कहाँ चला गया? बताओ 11 कितने लोग हैं क्लास में? 9 लोग। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छे। अमन कुमार सिंह है इसमें क्या? अरे अभिषेक है, अमन कुमार सिंह वगैरह नहीं। अब देखो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप होती है। यहाँ पे हम बस ये बताना चाहते हैं कि कैसे हम एक झलक में सारी चीज़ों को दिमाग में मेमोराइज कर सकते हैं इस जो है कि डायग्राम के थ्रू। अब इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है वो 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूज सेल। ये 3 सेल होती है। ये सेल जो होती है प्राइमरी सेल सिंगल यूज होता है, इसका सिंगल यूज होता है। सिंगल यूज क्यों होता है सिंगल यूज? क्योंकि हम इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये इसका सिंगल यूज होता है, रिचार्ज नहीं होती प्राइमरी जो सेल यूज करते हैं। और जो सेकेंडरी सेल होती है मल्टीपल यूज होता है, इनका मल्टीपल यूज होता है। मल्टीपल यूज का मतलब यहाँ पे ये है कि इसको रिचार्ज करके फिर से यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। रीयूज जैसे कि हमारी जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती है, फ्यूल सेल जो कि हमारे रॉकेट वगैरह में यूज़ किया गया फर्स्ट टाइम, ये फ्यूल सेल इफिशिएंट सेल होती है। पावर ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन लेस होती है, पोल्यूशन लेस होती है। और ये जो है कि
इनका यूज फर्स्ट टाइम जो है अपोलो रॉकेट में यूज़ किया गया था। और इस सेल में जो है कि जो यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल के नाम से इसको भी जानते हैं। इसमें वाटर बनता है जो कि पोर्टेबल होता है वाटर, ठीक है। तो अब इस टर्म को देखने के बाद हमें प्राइमरी सेल याद आ गया होगा, सेकेंडरी सेल आ गया होगा, फ्यूल सेल आ गया होगा। ऐसा नहीं, अभी सारी चीज़ों को एक बार फिर से हम लोग फिर से देखेंगे एक बार। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे कोरिजन। कोरिजन वैसे कोर्स में नहीं है शायद। कोरिजन कोरोजन, ठीक है। कोरोजन में जो है कि एक कोरोजन क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करती है वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना में क्या होता है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना होनी है तो इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा एसिडिक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये कोरिजन बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इस कोरिजन को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन, ठीक है। क्योंकि ये जो कोरिजन जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। हमारे वैल्यूएबल मेटल्स को भी ये खराब कर सकता है। तो आयरन को अगर हमें रस्टिंग से बचाना है, सिल्वर को, कॉपर को, तो हमें वहाँ प्रिवेंशन करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए तरीके क्या हैं? एक तो है पेंटिंग। कैसे करेंगे, रोकेंगे? पेंटिंग करके, इसको हम पेंटिंग करके जो है कि रोकेंगे, ठीक है। दूसरा और क्या करेंगे? गैल्वेनाइजेशन करेंगे। इस पे गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जिंक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं। इसके बाद होता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन भी होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज करके हम किसी भी वैल्यूएबल मेटल के ऊपर एक तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे तो वो हमारा मेटल बच जाएगा। तो ये हमारी हो गया कोरिजन के अंदर ये चीज़ें आ गई। कोरिजन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। कोरिजन को रोकना है तो पेंटिंग करना है, गैल्वेनाइजेशन करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन करना है। तो ये था एक हमारा जो है कि खाका, जिसमें जो है कि जिससे ये होता है कि हम क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे हम जो आज हमने देखा उसको अब एक एक करके देखना शुरू करते हैं। जैसे एक टर्म आया था प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या होती है? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी ये कहती है कि अगर जो है कि एक कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर दो कैटायन हैं, दो एनायन हैं। कितने आयन हैं? दो एनायन हैं।
2 कैटायन और 2 एनायन है। तो अब इसमें क्वेश्चन ये होता है कि भाई कैथोड पे कौन जाएगा 2 में से, कैथोड में कौन जाएगा 2 में से, एनोड पे कौन जाएगा इस 2 में से, ठीक है, एनोड पे कौन जाएगा 2 में से, ठीक है। अगर दो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है तो उसमें ये देखा जाएगा कि कौन सा जो है कि पहले कैटायन या एनायन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे पहुंचेगा, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचेगा, ये देखना है, ठीक है। तो ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कहती है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो जो है कि, या डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वो उतना जल्दी से जो है कि अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएगा। यानी यहाँ पे दो जो है कि आयंस के बीच में होड़ होती है, दौड़ होती है कि कौन इलेक्ट्रोड पे पहले पहुंच जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें कैटायन और एनायन की एक अपनी श्रेणी होती है, एक अपना जो है कि इसी पे लिखते हैं, एक अपनी जो है कि श्रेणी होती है, उस हिसाब से वो जल्दी पहुंच जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिपोजिशन ऑफ कैटायन और एनायन लिखे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ discharging cations and anions। यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है, कौन पहले जाएगा, कैटायन। कैटायन में क्या क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Q प्लस, Na प्लस 2, Mg प्लस 2। ये उसी ऑर्डर में लिखे हैं, Al प्लस 3, Al प्लस 3, Zn प्लस 2 और हाइड्रोजन आयन H प्लस एंड Cu2 प्लस। लो